स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स का ही एक टॉपिक था लेंस, और उससे संबंधित कुछ चीज़ें बची हुई थी, वो था लेंस के आवर्धन। ठीक है, तो जुड़े रहिए लास्ट तक। और आपको मैं बता दूं कि इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेंस की क्षमता, और साथ ही साथ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लघुत्तर ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वो है लेंस की संयोजन। ठीक है, तो लेंस के संयोजन के बारे में हम इसको डिस्कस करेंगे, और इसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बढ़िया एग्जाम में, अच्छे अच्छे एग्जाम में भी इसका ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, वीडियो के अंत तक। ठीक है, शुरू करते हैं अब हम लेंस के रेखीय लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन। देखिए, एक कोणीय आवर्धन भी है। कोणीय आवर्धन को हम डिस्कस करेंगे जब सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे तब। अभी तक हम रेखीय आवर्धन के ही डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले दर्पण में भी हमने देखा था, वहाँ भी आवर्धन की डिस्कस हुआ था। तो यहाँ लेंस है, लेंस में देखिए आवर्धन। चलिए, तो आवर्धन कहते किसको हैं, तो ऊंचाई और ऊंचाई के अनुपात है, या आप कह सकते हैं आकार के अनुपात है। ठीक है, यही है ना। तो प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को आई इमेज और ऑब्जेक्ट के अनुपात को कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब ऊपर रहेगा, इमेज नीचे रहेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और या आप ऐसे कहिए प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहेंगे। ठीक है, लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहेंगे। अनुपात है तो मात्रक उत्तरक नहीं होगा। चलिए, अब इसका मान देख लेते हैं। उत्तल लेंस के लिए क्या होगा और अवतल लेंस के लिए क्या होगा आवर्धन। ठीक है, तो सबको पता है कि उत्तल लेंस में दो स्थितियां होता है। एक स्थिति जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और दूसरा स्थिति जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट है दर्पण में। अवतल दर्पण में दो प्रतिबिंब बनता था, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। तो अगर लेंस कहेगा तो उत्तल में, दर्पण कहेगा तो अवतल में। ठीक है, चलिए, तो एक बार डायग्राम को देख लीजिए। डायग्राम जो है, पिछली वीडियो अगर देखे होंगे तो वो क्लियर है। डायग्राम बिल्कुल यही डायग्राम था वहाँ पे जो हम प्रूफ किए थे। ठीक है, इस डायग्राम से हम कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश बटे में ए बी का मान जो है, ये वाला देखिए, इसका और इसका मान जो है वो आपका सी बी और सी बी डैश के मान के बराबर है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है ना। ए बी सी जो है, यहाँ से देखिए, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज है, तो कह सकते हैं कि लंबाई के अनुपात जो होगा ए डैश बी डैश बटे में ए बी के अनुपात जो होगा वो आधार के अनुपात के बराबर होगा। ए बी डैश सी या सी बी डैश और इतना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं ए डैश बी डैश का मान जो है वो क्या है। ए डैश बी डैश क्या है, तो ए डैश बी डैश क्या है, तो ऊंचाई है, या आप कह सकते हैं आकार है। किसका, तो प्रतिबिंब का। और ये कैसा है, नीचे है, तो नीचे की दूरियां नेगेटिव की ओर मानते हैं, तो माइनस आई हो गया। ठीक है, और ए बी क्या है, तो ऊपर में है, तो ओ जो होगा वो धनात्मक हो गया, तो ऊपर में ओ। ठीक है, आगे अगर बात करें हम सी बी डैश और सी बी के बारे में बात करें, तो सी बी डैश ये क्या है, तो ये है आपका प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी तो इसी दिशा में जा रहा है प्रकाश की, हम तो इधर ही माप रहे हैं प्रकाश के केंद्र से, तो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद सी बी, तो सी बी क्या है, वस्तु की दूरी यू है, और ये जो कैसा होगा, तो ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि अपोजिट दिशा में माप रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिजल्ट जो है एम की जगह पे हम इस दोनों का अगर मान रखें तो ऐसे कह सकते हैं, और यही मान जो है आपका एम का मान होता है, क्योंकि आई बाई ओ का मान ही एम का मान होता है। तो हम यहाँ से रिजल्ट अगर देखें तो कह सकते हैं आवर्धन का मान जो है माइनस सॉरी आई बाई ओ या वी बाई यू। तो एक दूसरे रूप में अगर डिफाइन करना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी के अनुपात को भी हम आवर्धन कहते हैं। यही आवर्धन हम दर्पण में भी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं इसे भी। ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें क्या है, देखिए, वस्तु जो है काफ़ी निकट रखा हुआ है प्रकाश के केंद्र के, तो जब नज़दीक रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो काल्पनिक बनता है। ठीक है, तो इसके लिए भी वही, अगर हम समरूपता देखें तो रिजल्ट आएगा। अब इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई जो है दोनों अक्ष के ऊपर है, तो जब अक्ष के ऊपर होगा तो धनात्मक होगा, तो इसलिए दोनों धनात्मक है। और इसके बाद ये देखिए, दोनों ही दूरियां कि प्रकाश के केंद्र से अपोजिट दिशा में माप रहे हैं। इधर जा रहा है प्रकाश की किरण पुंज, उसके अपोजिट में माप रहे हैं, मतलब यू का भी दिशा इधर है, भी का भी दिशा इधर है, तो यू का दिशा भी का दिशा, तो माइनस माइनस दोनों हो जाएगा। तो रिजल्ट जो आएगा एम बराबर आई बाई ओ वी बाई ई हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस के लिए जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो रेखीय आवर्धन धनात्मक होगा। काल्पनिक के लिए देख लीजिए, यहाँ पे दोनों का मान धनात्मक है, जबकि अगर यही वास्तविक होगा तो ऋणात्मक होगा। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो माइनस आई, इससे प्रतिबिंब की ऊंचाई, आकार, या आप कहिए ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई, इसका जो मान है
इससे हम डिफाइन करते हैं कि ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक आया है, तो इसीलिए वास्तविक की स्थिति में, उत्तल लेंस में वास्तविक की स्थिति में आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, लेकिन यही अगर काल्पनिक कहेगा तो धनात्मक होगा। ये नोट है, इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखिएगा। ठीक है, वास्तविक के लिए ऋणात्मक और काल्पनिक के लिए धनात्मक उत्तल लेंस में। ठीक है, चलिए अवतल लेंस के बारे में बात करें तो देख लीजिए, ये आपका डायग्राम पीछे के भी डिस्कस कर जा चुका है। ये डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए फिर से इस डायग्राम में। और इसमें क्या होता है, इसमें एक ही प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब कैसा होता है, सदैव काल्पनिक होता है, क्योंकि जैसे ही समानांतर जाता है किरणपुंज मुख्य अक्ष के तो दूर हो जाता है ऐसे, या फिर ऐसे कहिए कि फोकस से आते हुए प्रतीत होता है। ठीक है, फोकस तो पीछे की ओर फोकस पे आते हुए प्रतीत होता है। तो यहाँ भी देख लीजिए आई का और ओ का मान क्या है, धनात्मक ऋणात्मकता में, तो ये भी अक्ष के ऊपर ये वस्तु ए बी यहाँ है और प्रतिबिंब जो है वो कुछ यहाँ पड़ रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब जो है एक प्रकाश के केंद्र और एक फोकस को जहाँ काट रहा है वहाँ बनेगा, तो यह भी ऊपर ही है। तो आई भी मान धनात्मक है, ओ का मान भी धनात्मक है, आई और ओ का मान दोनों धनात्मक है, तो इसीलिए आवर्धन भी धनात्मक होता है। तो आपको ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि अवतल लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का मान होगा सदैव धनात्मक, सदैव ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस कहेगा तो सदैव धनात्मक होगा, लेकिन जैसे ही उत्तल लेंस कह देगा तो कहेगा धनात्मक या ऋणात्मक, तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन अगर क्लियर कर देगा प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक कह देगा तब ऋणात्मक कहेंगे और काल्पनिक कहेगा तो धनात्मक कहेंगे। तो ये था आवर्धन से छोटी सी जानकारी थी। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए मैं बनाया हुआ है यहाँ पे मेरे नोट्स में, लेकिन मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए जल्दी से। वीडियो को रोक दिया हूँ मैं, थोड़ा देर के लिए आप पॉज कर लीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, लेंस की क्षमता के बारे में बात करें तो सबको पता होता है कि क्षमता जो है 10th क्लास में भी पढ़ी हुई चीज़ें हैं। व्युत्क्रम होता है फोकस के। ठीक है, फोकस के व्युत्क्रम होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेंस की क्षमता की कहेंगे किसे। तो मान लेते हैं लेंस पे जब कोई प्रकाश के किरण पुंज पड़ता है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो एक तो प्रकाश के केंद्र से होकर गुजर जाएगा। ठीक है, लेकिन और जो समानांतर आ रहा है अक्ष के, वो कितना इसे मोड़ सकता है, कितना इसे मोड़ सकता है, इसी सामर्थ्यता को हम कहते हैं लेंस की क्षमता। मतलब कितना इसके पास पावर है कि वो जो है पर आने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर है उसे कितना मोड़ सकता है, और इसे ही कहते हैं हम लेंस की क्षमता कहते हैं। देख लीजिए यहाँ दिखाया गया है कि समर्थता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, कितना मोड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं पी बराबर 1/f। जो ध्यान से देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पी बराबर 1/f हम कहेंगे कब, जब एफ जो है, एफ क्या है, फोकस दूरी, और यह जो है मीटर में होगा तब। लेकिन यही फॉर्मूला को हम पी बराबर कहेंगे 100 और बटे में एफ, और जब 100 बटे में एफ कहा जाएगा तो एफ का मान कितना होगा, तो एफ का मान 100 बटे में एफ कहेगा तो एफ का मान यहाँ पे सदैव सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, इसके बाद लेंस मेकर फार्मूला जब बताया था, मैं पढ़ाया था, प्रूफ कराया था, तो उसमें याद आ रहा होगा आपका, ये फार्मूला जो आया था वो 1/f बराबर अपवर्तनांक -1 और 1 माइनस R1 माइनस 1/R2, कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला आया था। तो यदि P बराबर 1/f है तो हम कह सकते हैं कि f का मान रखने के बाद P बराबर ये। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल पूछता है कि बताइए कि कितना होगा, अपवर्तनांक दे देगा लेंस का, दोनों लेंस के त्रिज्या दे देगा, पूछेगा डायरेक्ट क्षमता बताइए कितना होगा। तो दो तरीके हैं, एक तो आपके उसकी फोकस दूरी निकाल लीजिए, उसके व्युत्क्रम कर लीजिए, या डायरेक्ट आप फार्मूला को ही ऐसे कुछ करके याद रखिए। ठीक है, क्योंकि इसका मान जो है 1/f के मान के बराबर हो तो ये डायरेक्ट भी। ठीक है, अब बात करते हैं लेंस की क्षमता। तो क्षमता धनात्मक होगा उत्तल के लिए और अवतल के लिए क्षमता ऋणात्मक होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि फोकस ही लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए फोकस जो है वो, तो ध्यान देखिए इसे थोड़ा सा, उत्तल लेंस जब कहेगा तो उत्तल लेंस के लिए फोकस धनात्मक होता है। तो फोकस धनात्मक होगा तो लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगा। अच्छा, धनात्मक कैसे होता है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाले किरणपुंज आगे जाकर इसे कट करता है और यहाँ फोकस दूरी होता है, इसीलिए ये दूरियाँ जो है हम आने वाले प्रकाश के किरण की दिशा मापते हैं तो ये धनात्मक होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगा, फोकस दूरी धनात्मक होता है इसीलिए। अवतल लेंस में क्षमता जो है ऋणात्मक होता है। ठीक है,
बहुत इम्पोर्टेंट ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है। एसआई मात्रक लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर है। और एक डायप्टर कितना होता है, तो एक डायप्टर का मान अगर देखते हैं, यदि किसी 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता का एक डायप्टर कहते हैं, ठीक है। एफ बराबर 1 अगर होगा तो पी बराबर 1 डायप्टर होगा। और ये तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ ऊपर में। अब बात करते हैं लेंस की संयोजन की। तो लेंस की संयोजन का मतलब ही होता है कि एक से अधिक को जोड़ना, कम्बिनेशन ऑफ लेंस, मतलब कि एक से अधिक लेंसों को एक साथ जोड़ना। तो ऐसा क्यों करेंगे, क्या रीज़न पड़ गया हमें लेंस की संयोजन करने के लिए, तो इसके कारण क्या है या फिर क्यों करते हैं हम ऐसा। लेंस की संयोजन करने का रीज़न जो है वो देखिए यहाँ दिया गया है। प्रतिबिंब को आवर्धित करना है, मतलब बहुत बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। एक लेंस अगर प्रतिबिंब बना रहा है तो उससे काम नहीं चल रहा, बहुत बड़ा चाहिए, आवर्धित चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें जो है दूरबीन में देखने को मिलेगा आपको। तो लेंस के प्रतिबिंब के आवर्धन के लिए हम लेंस को संयोजन करेंगे, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब जो है वो सीधा प्राप्त करना होगा। मान लेते हैं एक लेंस लगा दिए हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं चाहे उत्तल लेंस लगाते हैं, प्रतिबिंब जो है हमें उल्टा प्राप्त हो जाता है, हमें सीधा प्राप्त चाहिए, प्रतिबिंब चाहिए। तो इसे हम 1 2 3 और लगा देंगे जब तक से मुझे सीधा ना मिले, ठीक है। इसके बाद प्रतिबिंब को प्राप्त विभिन्न दोष, बहुत सारा अगर प्रतिबिंब आ रहा है, प्रतिबिंब जो धुंधला बन रहा है, अच्छा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, छोटा है, बड़ा है, इस तरह कोई उसमें दोष है, तो प्रतिबिंब के दोष को दूर करने के लिए भी एक से ज़्यादा लेंस को हम जोड़ सकते हैं। लेंस को जोड़ने का मतलब कि उसके बगल में 2 3 चाहे उत्तल चाहे अवतल, मतलब जो भी लेंस ऐसे रख देते हैं। तो यही इसी को हम कहते हैं लेंस के संयोजन। लेंस के संयोजन के प्राप्त अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति प्रकाशित करने के लिए सर्वप्रथम प्रथम लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब करते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ से देख लेते हैं, एक ये आपका लेंस हो गया, कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है। यहाँ से वस्तु चलता है, कोई इसका कहीं प्रतिबिंब बनता है, मान लेते हैं यहाँ प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब दूसरा एक और लेंस रख देंगे, तो प्रथम लेंस के लिए वस्तु ये हुआ और प्रतिबिंब ये हुआ, लेकिन दूसरा लेंस के लिए ये जो स्थिति होगी, ये स्थिति जो कहलाएगी, इस दूसरे लेंस के लिए यह जो है वस्तु की भांति काम करेगी, या आपका ये वस्तु की दूरी की भांति काम करेगी, ठीक है। और इसके बाद फिर इसका प्रतिबिंब तीसरे के लिए वस्तु की दूरी की तरह कार्य करेगी। तो इसी तरह चलते रहता है। तो लेंस के संयोजन का अंतिम प्रतिबिंब आकृति प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम प्रथम लेंस के बना प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं, और फिर यह प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए, मैं अभी बोला कि वस्तु की तरह कार्य करेगा, ठीक है। इसी तरह तीसरे को प्रक्रिया ये चलती रहेगी, ठीक है। अब लेंस की संयोजन कैसे करेंगे, यदि हम 2 लेंस को संयोजन करेंगे तो क्या होगा, दोनों उत्तल रहेगा तब क्या होगा, यदि दोनों अवतल रहेगा तब क्या होगा, या एक उत्तल एक अवतल रहेगा तब क्या होगा। तो देख लेते हैं, पहला जो है हेडिंग वो है उत्तल रहेगा तब, जब दोनों लेंस उत्तल रहेगा तब। देखिए डायग्राम ये दिखाई दे रहा है, दोनों लेंस कैसा लेंस है, तो उत्तल लेंस है, ठीक है। मान लेते हैं कि दोनों लेंस उत्तल लेंस है, ठीक है, और उसकी वक्रता केंद्र जो है और प्रकाशिकी केंद्र जो है वो C1 C2 है, ठीक। L1 L2 अलग अलग लेंस है, दोनों की फोकस दूरी है जो क्रमशः F1 और F2 है। तो जैसे ही प्रकाश या फिर बिंदुवत वस्तु O इसके लेंस से होकर गुजरेगा, तो यह जो है यहाँ पढ़ने के बाद यह कुछ इस प्रकार से आएगा। तो प्रथम वस्तु यहाँ रखा गया, इसका इमेज जो है वो यहाँ बना। तो ये आपका प्रथम वस्तु के लिए वस्तु की दूरी हुआ, और ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो मान लेते हैं ये V डैश के रूप में प्रतिबिंब की दूरी है। लेकिन दूसरी लेंस के लिए, मैं अभी बोला कि दूसरी लेंस के लिए पहला लेंस की प्रतिबिंब जो है की दूरी दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी की भांति कार्य करेगी, तो ये आपकी वस्तु की दूरी हो जाएगा। अब इसका बाद फिर से इसका प्रतिबिंब जो है कुछ यहाँ बना, ठीक है। ये डायग्राम अगर आपको नहीं समझ में आया तो पीछे वाले वीडियोज़ को आप लगातार देखें। ये देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो सीरीज चल रहा है वो कंटिन्यूअस है, आप इसे नोट डाउन कीजिए, आप इसे अच्छे से शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार कीजिए, क्योंकि मैं ये जो सीरीज चला रहा हूँ इसमें पूरी आपके 12 की फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ मैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वस्तु बिंदुवत रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रथम लेंस के लिए, तो सिर्फ प्रथम लेंस के लिए अगर हम बात करें, तो प्रथम लेंस के लिए अगर बात करें तो ये फॉर्मूला कुछ आएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है ना। तो प्रथम लेंस के लिए v का मान मान लेते हैं v डैश, तो 1/v डैश माइनस 1/u प्रथम वस्तु के लिए बराबर 1/f1 है जो प्रथम लेंस के लिए, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे के लिए क्या होगा, तो दूसरे के लिए जो v डैश है, दूसरे के लिए जो v डैश है वो वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अब दूसरे के लिए क्या होगा, तो 1 फाइनल v हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/v डैश बराबर 1/f2, ये दूसरे के लिए होगा, क्योंकि ये v जो है वो फाइनल है, मतलब दोनों दूसरे को पार करने के बाद
जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी, और दूसरे के लिए वस्तु की दूरी कितना था, v डैश था। तो पहले वाला के लिए समीकरण 1 हुआ और दूसरे वाला के लिए समीकरण 2 हुआ। और ये चीज़ें तो कॉमन चीज़ें, इसको पोज करके लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को जोड़िए। देखिए ध्यान से, एक बार मैं इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता, लेकिन हो नहीं रहा। चलिए मैं यहीं देख रहा हूँ, दोनों को जोड़ देते हैं। तो क्या था, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस, अब देखिए फिर से था यहाँ पे 1/v माइनस 1/v डैश था ना, ये भी है बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, कुछ इस प्रकार से। और देखिए 1/v डैश 1/v डैश कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। देखिए 1/v मिला ना, ये कैंसिल हो गया था ऊपर वाला से। अब रिजल्ट जो है कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो ये रिजल्ट देखिए, और इसका मान देखिए तो क्या होता है, हम कह सकते हैं इसका मान जो है 1/f के तुल्य है। अगर हम मान लेते हैं कि 1/v 1/u 1/f के तुल्य है, तो हम कह सकते हैं कि एक नया समीकरण जो मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, अगर इसका तुलना हम कर देते हैं, इस समीकरण से इसका तुलना कर देते हैं, तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। मतलब 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब देखिए यहाँ पे इसका अगर एलसीएम ले हम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा। अब देखिए ध्यान से कि 1/f का मान है, देखिए यहाँ बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, स्टूडेंट अक्सर गलत कर जाते हैं कि ये 1/f का मान जो है वो होगा f1 प्लस f2 बटे में f1 इंटू f2। ठीक है, 1/f का मान होगा, तो f का मान क्या होगा, हम पलटेंगे तब मेरा f का मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक होता है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, ऐसा गलती ना कीजिएगा, मुझे उम्मीद है ऐसा गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड केस देखते हैं। तो सेकेंड केस जो है वो केस जो है, एक मान लेते हैं उत्तल है और दूसरा अवतल होगा, तब क्या होगा। तो एक उत्तल और दूसरा अवतल जब होगा तब क्या होगा, तो एक उत्तल और दूसरा अवतल, देखिए सब कुछ सेम होगा। ठीक है, अब इसमें बदलेगा क्या, तो दूसरा अगर पहला उत्तल होगा तो इसका फोकस दूरी इधर होगा कुछ f1, और दूसरा अगर हम यहाँ पे अवतल लगा दें, ये इसके साथ जोड़ दें, तो इसका फोकस दूरी आ जाएगा आपका इधर f2। ठीक है, तो f2 सिर्फ माइनस कर देंगे, समझ में आ रहा है ना। एक उत्तल हो जाएगा, दूसरा अवतल होगा, तो अवतल का फोकस जो इधर आ जाएगा, क्योंकि बनता तो नहीं है, फोकस दूरी पीछे होता है, तो इधर हो जाएगा, तो f2 का मान जो है अब माइनस हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम होगा। अगर आपसे सिर्फ पूछे एग्जाम में कि जब एक उत्तल होगा और दूसरा अवतल होगा तो उसके लिए लेंस की संयोजन फोकस दूरी बनाइए, तो आपको डायरेक्ट सब कुछ सेम करना होगा। बस यहाँ f2 की जगह हमें 1 माइनस f2 कर देना होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है। ठीक है, और इसके बाद रिजल्ट जो है डायरेक्ट ये यहाँ तक हम लिखेंगे, लेकिन आपको वो पूरा प्रोसेस बताना होगा इसके लिए भी। अगर एक उत्तल और एक अवतल के लिए पूछे तो ऊपर से लिखना होगा, ठीक है, डायग्राम बना के। तो यहाँ से भी रिजल्ट जो है सिंपल सा f2 माइनस f1 कर देना है, क्योंकि इसका एलसीएम जो होगा f2 माइनस f1 बटे में f1 इंटू f2 होगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ बहुत गलती होता है कि 1/f का मान 1/f का मान जो है f2 माइनस f1 है बटे में f1 इंटू, और f का मान पूछेगा तो इसका इन्वर्स कर दे, उलाट देंगे। ठीक है, अब यहाँ स्थितियाँ देखिए, पूछता है कि किस स्थिति में समतल होगा, यह जो है कभी कभी समतल के दिखाई देगा। देख लीजिए यहाँ की सिचुएशन जो है केस दिया गया है। अब यदि f1 f2 दोनों बराबर हो, f1 f2 दोनों बराबर हो तो फाइनल f जो है अनंत हो जाएगा, क्योंकि f बराबर अगर देखिएगा तो f1 इंटू f2, और f1 f2 बराबर तो कट गया 0, और किसी भी चीज़ में 0 से डिवाइड देंगे तो उसका रिजल्ट जो होगा वो अनंत आएगा। तो यदि f1 और f2 दोनों का मान समान होगा, कहने का मतलब यदि ये केस जो है किसके लिए है, उत्तल अवतल लेंस के लिए, एक उत्तल होगा दूसरा अवतल होगा तब के लिए ये केस है। ठीक है, यदि ये केस जो है इसके लिए ध्यान से रखिएगा, तो यदि दोनों का मान f1 f2 के मान अगर बराबर होगा तो फोकस जो है वो अनंत पर होगा, और फोकस अनंत पर होता है तो लेंस कैसे लेंस जो है वो कैसा दिखता है, तो समतल की तरह दिखेगा। तो एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, अच्छे एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, तो f1 f2 जब यदि दोनों समान होगा, मतलब उत्तल लेंस की फोकस और अवतल लेंस की फोकस यदि समान होगा तो इसके संयोजन जो है वो कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करेगा, मतलब समतल की तरह व्यवहार करेगा। संयोजन जो है कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करेगा। अब देखिए दूसरा स्थिति कि यदि f1 बड़ा है, f1 क्या था, उत्तल का था, f1 जो था उत्तल के था, और f2 जो था वो अवतल के था। तो यदि उत्तल का फोकस बड़ा है, अवतल का फोकस छोटा है,
ठीक है। तो एफ ऋणात्मक होगा। एफ ऋणात्मक कैसे होगा इसको देख लीजिए। एफ ऋणात्मक कैसे होगा, यदि F1 बड़ा कर देते हैं, F1 इज ग्रेटर देन F2 कह रहा है ना, उत्तल का फोकस बड़ा होगा, अवतल का फोकस छोटा होगा, तो ये देखिए मान नेगेटिव आएगा कि नहीं। जब ये मान नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव आएगा, और फोकस नेगेटिव आ रहा है तो यह कैसा व्यवहार करेगा, तो यह अवतल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर में ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, संयोजन का अवतल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस से अधिक, क्योंकि F1 जो है उत्तल है, F2 अवतल है। F1 उत्तल है, F2 अवतल है। उत्तल का बड़ा होगा, उत्तल का फोकस यदि बड़ा होगा तो यह संयोजन जो है अवतल के भांति व्यवहार करेगा। ठीक, समझ में आ रहा है। इसके विपरीत ये चीज़ें हैं, यदि अवतल का फोकस बड़ा होगा, उत्तल का फोकस छोटा होगा तो धनात्मक होगा F का मान, क्योंकि वहाँ F2 माइनस F1 था, धनात्मक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे F2 माइनस F1 था, और F2 क्या, अवतल का, अवतल बड़ा होगा उत्तल छोटा होगा, तो ये F2 माइनस धनात्मक हो जाएगा। जब ये धनात्मक होगा, जब ये धनात्मक होगा तो लेंस जो है कैसे व्यवहार करेगा, लेंस जो है वह उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। अवतल का फोकस बड़ा होगा, लेंस उत्तल के व्यवहार करेगा। उत्तल का फोकस बड़ा होगा, लेंस अवतल की तरह व्यवहार करेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा तीनों स्थितियाँ। और ये स्थितियाँ किसके लिए है, तो उत्तल अवतल के लिए है। ठीक है, कुछ नोट्स है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है इस पर पूछा गया है, पूछा जाता है कि यदि दो फोकस दूरी वाले अलग अलग लेंस है और दोनों को, अभी तक क्या था इससे पीछे हम दोनों को सटा कर रखते थे, तो सटा कर रखने के बाद अब दोनों के बीच गैप अगर दे दिया जाए, एक लेंस यहाँ दूसरा लेंस यहाँ, ऐसा कुछ दोनों के बीच गैप दे देंगे, तो गैप जब देंगे x दूरी या इसे d दूरी कहिए, तो कुल फोकस क्या हो संयोजन का, तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/F1 1/F2 माइनस जो गैप दिया गया है वो दूरी अब बटे में F1 F2। याद हो गया। देखिए क्या है, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस जो गैप दिया गया है x d जो इतना गैप दिया, और F1/F1 M2 F2। तो ये दूरी जब दो लेंसों के बीच अगर गैप दे देंगे, मान लेते हैं कि ये लेंस और ये लेंस दोनों सटा हुआ है, तो संयोजन बताना है, तो हम कह सकते हैं कि F बराबर कितना, F1 F2 बटे में F1 प्लस F2, अगर दोनों उत्तल है तो। ठीक है, एक अवतल होगा तो F2 माइनस F1, लेकिन अगर दोनों के बीच की दूरी कर दिया जाए x, तब ये फार्मूला याद रखिएगा दूरी के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा नोट जो है, यदि n लेंस है, ढेर सारा लेंस है, तो शक्ति जोड़ना है, तो शक्ति के लिए डायरेक्ट हम P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn के रूप में जोड़ देंगे। ठीक है, यदि दाईं ओर लिखे पदों का योग धनात्मक होगा तो लेंस के संयोजन जो है वो धनात्मक होगा, यदि दाईं ओर लिखे पदों का ऋणात्मक हो तो लेंस की ऋणात्मक होगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियोज़ आपको समझ कि ये वीडियोज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। लग रहा है आपको कि वीडियोज़ उपयोगी है, तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।